अपने देश की टेलीविजन न्यूज मीडिया ग्राफिक्स के साथ ऐसा खेल कर जाती है कि एक सेकंड के लिए मार्वल स्टूडियोज वाले भी देखे तो वो भी शर्मा जाए यार। कोरोना वायरस, वैक्सीन, मेडिसिन, कुछ भी अगर पॉजिटिव न्यूज निकल के आती है तो उसको इस तरीके से फ्लैश कर करके दिखाया जाता है जैसे कि अब कोरोना का खेल खत्म। ओम शांति शांति शांति। खत्म। कुछ दिनों पहले जाइडस ने एक मेडिसिन विराविन को अप्रूव करा के लिया डीसीजीआई की तरफ से अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। वैसे ही आज की तारीख में एक और न्यूज निकल के आई है। डीआरडीओ यानी कि भारत सरकार का डिफेंस का एक डिपार्टमेंट है, उनके एक सब डिपार्टमेंट जो कि मेडिकल रिसर्च करता है, उन्होंने ऐसे ही एक मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस कराया। डीसीजीआई ने उसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन अप्रूवल दे दिया। ये सारा सीन क्या है आज अपन इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या सच है, क्या झूठ है, एवरीथिंग। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो इस मेडिसिन का नाम है 2DG यानी कि 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। ये उसका पूरा केमिकल नेम है, शॉर्ट में 2DG। देखो, भारत सरकार ने क्या इसे पहली बार इन्वेंट किया है क्या? अपने साइंटिस्ट लोगों ने पहली बार इसे दुनिया के सामने लाकर रखा है क्या? तो ऐसे नहीं है। यह सालों पुराना मेडिसिन है, बहुत सालों पहले लुई पाश्चर के जमाने का मेडिसिन है। तब एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट होके गया, पॉल एलरिच नाम था उसका। वो बंदा कोशिश कर रहा था जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरसेस जैसे पैथोजन से, उनको हम लोग लेबोरेटरी में स्टेन कर सकते हैं क्या? स्टेनिंग बहुत ज़रूरी होती है आज की तारीख में। कई सारे पैथोलॉजिकल लैब्स में स्टेनिंग यूज़ की जाती है, हिस्टोपैथोलॉजी में खास करके, ताकि डिफ्रेंशिएट किया जा सके कि हाँ, यहाँ पे वायरस का प्रेजेंस है। लिटरली वायरस पे स्टेन डाल के उसे कलर किया जा सकता है। सिर्फ वायरस को ही नहीं, बैक्टीरिया को, कैंसर सेल्स को, अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग स्टेन्स अवेलेबल है। स्टेन यानी कि कलर्स, केमिकल कलर्स। तो इस चक्कर में उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया कि क्यों ना हम सिर्फ किसी सेल को कलर करने के बजाय उसको टारगेट करके खत्म कर सकते हैं क्या? और इसी चक्कर में इस मेडिसिन की इन्वेंशन उसके हाथों हो गई। यहां से केमोथेरेपी की शुरुआत हो गई। पूरी दुनिया में कैंसर की केमोथेरेपी में यह मेडिसिन आराम से यूज किया जाने लगा। आज भी बहुत मैसिव स्केल पे इस पे पूरी दुनिया में क्लिनिकल रिसर्च चल रहा है। इसके अलावा कुछ रिसर्च में यह भी देखा गया कि ये एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। अब नए सिरे से भारत सरकार ने ये ढूंढने की कोशिश की कि क्या ये कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकता है क्या? पिछले साल मई के महीने में ही इसका फेज 2 का क्लिनिकल ट्रायल खत्म हो चुका है, जिसका सेफ्टी डेटा अच्छा आया है। और उसी बेसिस पे फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल्स भी किया गया, जो कि नवंबर के महीने में खत्म हो गया। तो उस नवंबर वाले रिजल्ट्स के बेसिस पे आज 1 मई के दिन इसको इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज के लिए अप्रूव कर दिया भारत सरकार के डीसीजीआई डिपार्टमेंट ने। आज की तारीख में अब क्या हो रहा है? तो ये डीआरडीओ एक और गवर्नमेंट की संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, उनके साथ कोलैबोरेशन में एक प्राइवेट एंटिटी है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद में जिनकी कंपनी है, उनके साथ, यानी कि ये तीनों मिलके इस प्रोजेक्ट पे और मैसिव स्केल पे काम करने जा रहे हैं। बड़े लेवल पे क्लिनिकल रिसर्च इसका करने जा रहे हैं। एज ऑफ नाउ क्या पता चला है? क्या मेडिसिन कोरोना वायरस को पूरा खत्म करता है क्या? तो ऐसे नहीं है। अब ये मेडिसिन जो अप्रूव किया है वो मॉडरेट टू सीवियर केसेस के लिए अप्रूव कर दिया है। ओके, तो ये चीज करती क्या है? 100 में से 42 पेशेंट्स का ऑक्सीजन डिपेंडेंस खत्म कर रही है। सेल के अंदर घुस के वायरस को अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज भी कर रही है, उसकी ग्रोथ को इनिबिट कर रही है, उसका रेप्लिकेशन रोक रही है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं एज ऑफ नाउ ऑन पेपर। ये एक सैशे फॉर्म में मिलता है जो पानी में घुला के दिया जाता है पेशेंट को। पर इतना डेटा सफिशिएंट नहीं है और अच्छे से क्लिनिकल रिसर्च पेपर्स को देखना पड़ेगा। उसके लिए पेपर्स पब्लिश करने पड़ेंगे, जो अब तक मुझे तो पर्सनली मैंने काफ़ी सर्च किया, मुझे इंटरनेट पे कहीं पे मिले नहीं। अगर आप में से किसी को इस पर्टिकुलर मेडिसिन के क्लिनिकल रिसर्च के पेपर्स मिलते तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके बताना। बहुत हेल्प हो जाएगी यार। ये वीडियो आगे मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा बहुत अच्छे से। एज ऑफ नाउ मुझे इसमें थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। कौन सी प्रॉब्लम्स? सबसे पहली बात, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल इस पूरे क्लिनिकल रिसर्च में कहीं किया गया है या नहीं, कुछ पता नहीं है। क्योंकि स्टीरॉइड ऐसी चीज़ है ना जो मॉर्टेलिटी को 30% तक रिड्यूस करती है। तो इसलिए जो कोरोना पेशेंट्स ठीक हुए ना, जिनका ऑक्सीजन एकदम से ओके हो गया है, उनमें स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया गया है या नहीं, यह कुछ पता नहीं है। मुझे इसमें एक और सीरियस कंसर्न दिखाई दिया कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो किया है ना, उसका एंड पॉइंट उन्होंने क्या रखा है कंक्लूड करने के लिए, कि जो भी पेशेंट्स आरटीपीसीआर नेगेटिव आ जाते हैं ना, उन पे ये मेडिसिन काम कर गई है।
ऐसा कंक्लूड किया है। देखो बॉस, आरटीपीसीआर किस तरीके से काम करता है ये हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। अपने बॉडी में जब वायरस चला जाता है ना, फिर चाहे मेडिसिन से हो चाहे अपने आप हो, वायरस ब्रेक डाउन होता है। अपनी बॉडी की इम्यूनिटी उस वायरस को ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। फिर भले ही आपके बॉडी से क्लिनिकली सिम्टम्स चले गए हो, बट ये वायरस का जो ब्रोकन जेनेटिक मटेरियल है वो ब्लड में घूमते रहता है। इसीलिए आप क्लिनिकली फिट भी रहे ना, तो भी आपका आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकता है कई दिनों के बाद भी। ऐसा हुआ है कई बार इससे पहले भी। इसीलिए ये जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है ना, बेस क्राइटेरिया, कि आरटीपीसीआर निगेटिव हो गया तो ये मेडिसिन काम कर गया, ये मुझे सही नहीं लगा एक तरीके से। और भी कुछ चीज़ें रहेगी तो वो क्लिनिकल रिसर्च पेपर्स में रहेंगी, जब भी आएगा तब देख लेते। आज के लिए बस इतनी जानकारी काफ़ी है, क्योंकि इतनी जानकारी अवेलेबल है बॉस। अगर कोई अच्छा अपडेट आता है ना इसके ऊपर, तो मैं उसके ऊपर वापस एक बार वीडियो बनाऊंगा। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय और हाई फाइव।